हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी पिछली 14 कहानियों को आपने अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके लिए कृपया मेरा करबद्ध आभार स्वीकार करने का कष्ट करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसा अनेक बार होता है कि हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं, और इसका बिल्कुल उलट भी होता है कि कई बार कई लोग हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका विषय भी इसी पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है वो सर्द रात। दोस्तों, आज की कहानी 2 हिस्सों में विभाजित है। दोनों हिस्से मैं आज ही आपको बताऊंगा। पहला हिस्सा इस तरह है। दोस्तों, करीब 25 साल पुरानी बात है। मेरे पिताजी डिफेंस की एक व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत थे और उनके एक बड़े अच्छे मित्र थे। हम लोग उन्हें राजपूत अंकल के नाम से जानते थे। दिलचस्प बात ये थी कि दोनों के 3-3 बेटे थे। मतलब हम लोग 3 भाई थे और राजपूत अंकल के भी 3 बेटे थे। उनका जो बड़ा बेटा था मुकेश उर्फ मुक्कू, वो मेरा दोस्त था। मंझला आशीष मेरे मंझले भाई का दोस्त था, और जो सबसे छोटा था रक्कू, वो मेरे सबसे छोटे भाई का दोस्त था। चूँकि हम लोगों के घर भी नज़दीक हुआ करते थे, तो घर के लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर में बड़ा आम था, बड़ा घरोबा था। मुकेश मेरा दोस्त था। हम लोग अक्सर साथ में पढ़ते, बहुत सारी बातें करते। ऐसे ही दोनों छोटे भाई भी कर रहे थे। राकेश रक्कू राजपूत अंकल के घर में थोड़ा लाड़ला था, जैसे हर घर में छोटे बच्चे हुआ करते हैं। दोस्तों, राकेश का ट्रैक थोड़ा बिगड़ने लगा था। हम सभी लोग पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। हम पढ़ रहे थे, मुकेश बहुत अच्छी पढ़ाई में कर रहा था। आशीष जो था वो पेंटिंग में बड़ा एक्सपर्ट था, आर्टिस्ट था। लेकिन राजपूत अंकल का जो सबसे छोटा बेटा था रक्कू, उसका ट्रैक गड़बड़ हो रहा था। अक्सर उसे मोहल्ले के बदमाश लड़कों के साथ भी देखा जाता, और उसकी शिकायतें भी राजपूत अंकल के घर आने लगी थी। हालांकि रक्कू यदि किसी से डरता था तो राजपूत अंकल से, चूँकि वो बहुत सख्त थे, अपने बड़े भाई मुक्कू से, और कुछ मुझसे भी, चूँकि मेरा वो सम्मान भी करता था। दोस्तों, मैंने भी उसको कई बार कुछ बदमाश किस्म के जो मोहल्ले में लड़के होते हैं उनके साथ देखा। हालांकि उसने संकोच करते हुए वो इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी मेरी नज़र पड़ गई थी। मैंने उसको इनडायरेक्टली 1-2 बार समझाया भी कि रक्कू, तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है, कुछ पढ़ाई लिखाई करो और कम से कम कोई इज़्ज़तदार काम करो, जिससे पापा को या भाइयों को या परिवार को या हम लोगों को कभी नीचा ना देखना पड़े। हालांकि उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी का पहला हिस्सा है। कहानी का दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह है। वो एक बड़ी सर्द रात थी। दिसंबर का महीना था, मध्य दिसंबर आप कह सकते हैं। कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। मुझे मेरे एक दोस्त के बर्थडे पर जाना था। हम कुछ स्कूल कॉलेज के दोस्त वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उस दोस्त का घर मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों, उस ज़माने में मेरे पास ना तो मोटरसाइकिल थी ना कार थी। पापा का एक बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था, जो पापा कभी कभी कहीं कहीं कुछ खास अवसरों पर ले जाने देते थे, और उस दिन वो खास अवसर था। मैं उसी स्कूटर से अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी पर गया था। पार्टी बड़ी अच्छी थी, थोड़ा देर तक चली। रात का 12 बज गया, और 12 बजे के बाद मुझे अपने घर वापस आना था। दोस्तों, चूँकि सर्दी बहुत थी, मैंने जीन्स पहनी हुई थी, शूज़ थे, जीन्स के ऊपर शर्ट, फिर एक पुलोवर, उसके ऊपर एक लेदर जैकेट। चेहरे को बचाने के लिए, आँखों को बचाने के लिए, सर को बचाने के लिए मैंने एक मंकी कैप पहन रखा था। और सर्दी इतनी थी
कि मंकी कैप के ऊपर भी मैंने एक मफलर बांध लिया था। अब बजाज सुपर के उस स्कूटर से मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा। दोस्तों, तेज़ इसलिए नहीं चला रहा था कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि इतना सब पहनने के बाद भी तेज़ हवा ऐसा लग रहा था कि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए मैं गाड़ी धीमे चला रहा था। हाथ में भी मैंने दास्ताने पहन रखे थे। दोस्तों, उस रास्ते में मेरे घर से पहले लगभग 2 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा पड़ता है जहाँ पर आमतौर पर रात को लोगों की आवाजाही ना के बराबर होती। उस दिन भी वही बात थी, और उस दिन तो ठंड बहुत थी, तो ठंड में अक्सर लोग कम निकलते, इतनी रात को तो कम ही निकलते। खैर, मैं जा रहा था, और जब मैं उस 2 किलोमीटर के हिस्से पर प्रवेश कर चुका था, तब मैंने अपनी स्कूटर की रोशनी में देखा कि कुछ दूरी पर एक आकृति खड़ी हुई है जो शायद कंबल ओढ़े हुए थी। मुझे वो सिर्फ आकृति ही दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, वो दौर था, उस दौरान जबलपुर में बदमाशी की घटनाएं काफ़ी होती थी, छोरेबाजी की घटनाएं, लूटपाट, इस तरीके की बहुत सी घटनाएं होती थी। तो थोड़ा डर भी लग रहा था। वो आकृति मुझे रोकने के लिए हाथ दे रही थी। मैं ये सोच रहा था, क्यों किसी झंझट में फंसूं, इस वक्त ये कौन होगा? ज़रूर कोई लफड़े वाला व्यक्ति होगा, मदद मांगने के लिए तो मुझे रोक नहीं रहा होगा। लेकिन उसको भी, उस आकृति को भी ये आभास हो गया कि शायद मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तो वो बिल्कुल बीच में आकर दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। मुझे मजबूरीवश उसके सामने रुकना पड़ा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और मैं रुका, उस आकृति ने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ चाकू निकाला और मेरे पेट से अड़ा दिया। ये सब कुछ आयास अचानक हुआ था और बड़ा भयावह भी था। उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्दी अपना पर्स निकालो और अपनी घड़ी मुझे दे दो। दोस्तों, उस ज़माने में पर्स में मेरे पास 100 रुपये करीब थे। 100 रुपये तब बड़ी रकम हुआ करती थी। और जो मेरी घड़ी थी वो HMT की घड़ी थी। पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, और वो घड़ी भी कीमती थी। उस ज़माने में 350 की थी। अब लगभग 450 की संपत्ति मुझे उस अजनबी व्यक्ति को, उस अजनबी आकृति को देना थी। खैर, मैं पर्स निकालने लगा और घड़ी उतारने लगा। लेकिन इसी दौरान मैंने ये अनुभव किया कि ये जो आवाज़ थी, उस आकृति में से जो आवाज़ निकल रही थी, वो कुछ पहचानी पहचानी सी थी। और मैं जब तक घड़ी उतारता तब तक मुझे कुछ संशय हुआ, और मैंने उस आकृति से कहा, रक्कू तुम हो क्या? और दोस्तों, मेरा ये कहना था, उस आकृति से चाकू छूट के नीचे गिर गया और वो दूसरी दिशा में रेलवे लाइन की ओर बहुत तेज़ी से भागा, और तब तक भागा जब तक मेरी आँखों से ओझल नहीं हो गया। निश्चित रूप से मेरा जो संशय था वो बिल्कुल सही था, वो रक्कू ही था। उसने मुझे पहचाना नहीं था क्योंकि मैं पूरा ढका हुआ था, और मैं भी उसको नहीं पहचान पाया था क्योंकि वो भी पूरा ढका हुआ था। खैर, मैं थोड़ी देर में नॉर्मल हुआ, अपने घर गया और फिर सो गया। मन में वो बात, वो घटना तो अवश्य घूम ही रही थी। दोस्तों, अगले दिन सुबह मैं राजपूत अंकल के घर गया। जब घर में प्रवेश करने के लिए गेट खोल रहा था, तब रक्कू ने मुझे देख लिया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं अंदर गया, अंकल के साथ बहुत सारी बातचीत हुई। मुक्कू भी था, उसके साथ भी बहुत सारी बातचीत हुई, यहाँ वहाँ की अनेक बातें। मैं एक बात गौर कर रहा था कि रक्कू बीच बीच में हम लोगों के आसपास आता था, और कभी कमरे के पीछे या गेट के पास या खिड़की के पास खड़े होकर हम लोगों की बातें सुनता था। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। वो अच्छे से जानता था कि यदि कल की घटना के बारे में संजू भैया ने घर में बता दिया तो पापा
और मुक्कू भैया मार मार के उसको बंदर बना देंगे। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था। हालांकि दोस्तों, जैसे मैंने कहानी की शुरुआत में क्षमा करने की बात की, छोटे भाई जैसा था, मैंने सोचा कि पहली घटना है, मेरे साथ तो पहली घटना है, तो मुझे उसको क्षमा करना चाहिए। मैंने घर में किसी तरह की कोई भी चर्चा उस विषय पर नहीं की। दोस्तों, थोड़ी देर बैठने के बाद मैं बाहर निकला, गेट खोलकर बाहर जाने लगा। मेरे पीछे पीछे रक्कू आ गया। उसने कहा, सॉरी भैया, मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हुई और मैं भविष्य में इसको कभी रिपीट नहीं करूँगा। मैंने रक्कू से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने उससे सिर्फ यही कहा कि रक्कू मेरे भाई, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ज़िंदगी हमेशा मौके नहीं देती, ज़िंदगी कभी कभी धोखे भी दे देती। बस ये कह के मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि वो स्टेज ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ पर उसको घंटों लेक्चर देता। मुझे इस बात का आभास था कि रक्कू को ये महसूस हुआ है कि उसने कल बड़ी गलती की। यही एक बड़ी बात थी। दोस्तों, उसके बाद मेरी नौकरी लग गई। मैं जबलपुर से बाहर चला गया और फिर अक्सर मुकेश से बात होती थी, अंकल आंटी की खबर मिलती थी। मुकेश रेलवे में नौकरी करने लगा था। आशीष भी एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बन चुका था। रक्कू के बारे में मुझे पता चला कि उसने भी एक मोबाइल शॉप खोल लिया है और ठीक ठाक काम कर रहा है। शायद अब वो सही रास्ते पर है। दोस्तों, आज की कहानी मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि हमें दूसरों की गलतियों पर कई बार पर्दा डालते हुए उन्हें सुधरने का मौका देने के लिए क्षमा करना चाहिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर में ना बताने के कारण रक्कू सुधर गया था। बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन उन कारणों में एक कारण ये भी रहा होगा कि मैंने उस दिन उसकी शिकायत घर में नहीं की। दोस्तों, हमें क्षमाशील बनना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जितना लोगों को क्षमा कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे हमेशा की तरह मेरे ईमेल आईडी guru.sm70@gmail.com पर इंतज़ार रहेगा। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें। कोरोना के पीरियड में कोई भी लापरवाही ना बरतें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।